ये हास्य रस, मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। जी। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत है। हम्म, अब भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, हम्म। लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा हाँ। तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होते ही है। जी। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक जी। आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत है? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। वाह। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहां खड़े खड़े ही मर लिया हो। कविता जी। की शुरुआत देखना रंजीत भाई कितनी डरावनी। जी। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। वाह। अब डरावनी कविता ऐसे ही शुरू होती है, पहले माहौल बनाना पड़ता है। वाह। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे वाह। तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। वाह। डर गए क्या? नहीं। नहीं नहीं डरे तो अब डरोगे। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया। तू तक तूतिया। वाह। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। क्या बढ़िया बात है। वाह 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 वाह। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। क्या कहने। वाह वाह। क्या व्यंग्य है। वाह। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा जी। भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूँ। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूँ। वाह। मैं तो कहता हूँ, आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। वाह। आदम। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूँ, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर हाँ। जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया। हाय हाय हाय। वाह। किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। हाँ। इसे इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए। और हाँ। अगर कभी कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। हाय हाय हाय। हाय हाय। अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, वाह। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा हो। आए हाय। क्या बढ़िया बात है। वाह 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 वाह। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी क्या अभी तक नहीं मरा होगा, वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था। कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाके बैठ जाता है। पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत हाँ। बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर हाँ। विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वाकआउट वाकआउट वाकआउट। वाह वाह वाह। क्या एक कहने। भूत बोला, बे नेता तो नेता है, जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रही हो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। वाह। और देखना, मैंने मुहावरे का, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे, फिर हम क्या कर लेंगे? आदमी हाँ। बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी तेरी खोपड़ी पर तबला बनाएंगे वाह और उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। वाह। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही।
इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान है, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। अच्छा। हाँ। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और बढ़, हाय हाय हाय। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका हूँ। क्या एक वरिष्ठ भूत बोला बे डरपोक, वरिष्ठ भूत, डराउन आदम बस्तियों के बारे में सोच, जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान है, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। क्या बात है, भी ज्यादा डरावना। क्या खूब तो कविता है भैया। हाँ हाँ हाँ। मैं सोच रहा हूँ रंजीत भाई एक और कविता सुना देता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि एक एक ऐसी कविता जो आपने खुद के ऊपर लिखी है वो सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। कवि सम्मेलन में जाते हैं, हमें तरह तरह के अनुभव होते हैं। कहीं कहीं तो ऐसे मतलब उखाड़ने वाले लोग हमें मिलते हैं। कविता कि कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यहीं दिल्ली में, हाँ यहीं दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। कभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। मतलब मिल जाते। वो हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, बोले धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोला भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। धरा बेच देंगे। तो वो जो मिलते हैं ऐसा उखाड़ने वाले लोग। और अभी मैं पिछले दिनों जेल में गया, आप इसका गलत अर्थ मत निकालना। वहां कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। हाँ। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं सुनानी पड़ती। एक जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इसलिए सुना रहा हूँ, देखो कवि जो बहुत संवेदनशील होता है, जी बिल्कुल, उसे कोई ठीक से नहीं सुने तो उसे बुरा लगता है। अच्छा ठीक से सुने भी नहीं, साथ में भाई साहब वो वोट भी कर दे तो उसके मतलब उसे उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। सही। सिर मत हिला, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ हो चुका। जी बिल्कुल। एक जगह पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अच्छा। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे। जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक अलग तरह की कविता लिखी, बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग है, पूरा पूरा ध्यान चाहूंगा। कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। क्या बात है, वाह। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझ कर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। क्या कहने, वाह। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है।
एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने हाँ। बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा हाँ। माफ करना दोस्तों, आज हम्म। मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक हम्म। श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। हाँ। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रहता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे हम्म। दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी। अरे वाह। हाँ। तब लगता है यार ये कविता तो मेरी। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक चाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की। कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आपका पूरा ध्यान चाहूंगा। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ। वाह वाह, वाह इरशाद वाह। इरशाद। घर हाँ। पर और क्या क्या ले जाना, हम सब भी कर लेंगे याद। वाह। बिल्कुल सही। वैसे मियाँ आप किस फ्रेम में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। बहुत अच्छा है। वाह। अच्छा, घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। हाँ। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था हाय हाय। ठीक जिसकी है। मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात हाँ। को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा हाँ। कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता हूँ। हाय हाय। क्या कहने कुछ हैं। समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, धूम मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। कुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है पहले, मैं लपक लेता हूँ। वाह। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे। मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। मुझे बहुत अच्छा है। और वाह वाह। दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। अब भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, रंजीत भाई ध्यान देना। जी जी। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल क्या गए। भूल गए। वाह। क्योंकि वाह। मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। अच्छा। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, पलस्तर वहीं पर चढ़ा दिया। वाह। बहुत और हादसे हुए दोस्तों और थे। वाह। दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही। भूलने पर। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। क्या बात है। वाह। वो एक। लेकिन दोस्तों कविता तो शुरू होती है अब। हाँ। मैं ही नहीं, ये बाकी सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। बहुत अच्छा है। वाह वाह। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, आहा। हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आहा। आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार, और आहा। बता रहा हूं आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, वाह। लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, आहा। लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम आहा। सब भूल चुके गांव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है। वाह वाह। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। हाय और हाय। दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष,
भूलों की इस भूल भुलैया में हम्म, हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या हम सब बात है, भूलते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बेहतरीन कविता सुनाई महेंद्र भैया। और इंट्रोस्पेक्शन जो हमारी है, उस पर एक हम लोग सबको सोचना चाहिए। ये कविता सुननी चाहिए, ये कविता फिर से हम चलाएंगे, तो आप लोग जरूर सोचिए कि आप क्या भूल गए हैं। महेंद्र भैया वो कविता सुना दें अगर, बहुत उस पर उसकी बात हो रही है। कोच के वीर रस के जो कवि हुए हैं, हम आपने भी पढ़े होंगे, जी सबने जी, पढ़े हैं। जो हम दिनकर जी को पढ़ते थे, हम श्याम नारायण पांडे को पढ़ते थे। क्या बात है, वाह। उनकी कविताओं में एक उत्साह होता था हम्म, जो वीर रस का इस। लेकिन अब आजकल बहुत से कवि ऐसे आ गए हैं, इतनी जोर से चीखेंगे वीर रस के नाम पे, इतनी जोर से चीखेंगे लोग घबरा के ताली बजा जाते। सही बात है। अच्छा, किसी किसी की तो कविता में भी कोई बात नहीं होती। हम्म, अभी पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। वाह। मैं सोचने लगा, यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज है, ये बना क्या सकता है इसमें। हाँ, लेकिन जोर जोर से बोल रहा, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, वाह। मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता वाह। हूँ। अब श्रोताओं में जोश आ गया, जोश जोश में ताली बज गई। कविता में कोई बात नहीं भाई। हम्म, अच्छा, एक कवियों का एक और ट्रेंड रहता है कि वीर रस के उन कवियों का, कि वो आएंगे मंच से, सबसे पहला काम उनका ये होता है कि मंच से पाकिस्तान को खत्म करना। ये बड़ी मजबूरी है उनकी। ये बिल्कुल। सुरेंद्र दुबे जी नहीं रहे, उनकी पंक्तियां थी। हम्म, मतलब हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जागती नहीं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बड़ी अच्छी बात तो है। हाँ, उन्होंने हाँ, सुरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले यार, ये अगर पाकिस्तान नहीं होता तो तो हम लोग देशभक्ति होते कि नहीं होते। हाँ, सही है, बिल्कुल। सवाल है। हाँ, तो खैर, ऐसे कवियों हुआ क्या कि जिन कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। मतलब मैं जी जी इसका खाका जो बना वो कारगिल युद्ध के बाद बना। जी। कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, युद्ध छिड़ा हुआ था। तो अच्छा, जब युद्ध छिड़ता तो जनता में जोश आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जनता में जोश आना स्वाभाविक है। युद्ध होगा, हम लोग अपने देश की सेना की तरफ खड़े होंगे ही होंगे, जी इसमें जी, कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल। अब जोश आया तो मेरे मोहल्ले वालों को भी जोश आया। अच्छा, अब जनता है, जनता जोश कहाँ दिखाए। हाँ, जनता की समस्या है, जो सीमा पे लड़ने तो जा नहीं सकती। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा इस जोश को निकालने के लिए हम एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाएं। अच्छा। हाँ अब वो वीर रस के उस टाइम जितने बड़े दिग्गज कवि थे वो सारे बुक थे, कहीं भी कोई मिला नहीं उन्हें। हाँ, भूख पता थे। नहीं कहाँ कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। ये मेरी हाँ पूरी कल्पना है। 50-60 कवि पकड़ के लाए, हाँ जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था हाँ उससे कह रहे थे, यार तू वीर रस का लग रहा, हाँ हाँ। आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी हाँ, एक हास्य रस की कविता बन गई। जी जी। कविता हाँ सुना रहा हूँ जी, इरशाद। कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। हाँ मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, हाँ। वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। 60। मैं हाँ खुश हुआ, हाँ 60 कवियों की पूरी प्लाटून। हाँ। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात। हाँ, जब एक ही कवि निपटा देता पाकिस्तान को मंच से, तो 60 उसका क्या हाल करेंगे। हाँ, भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ, 60 कवि, वो भी एक ही रस के, हाँ, वहां भगवान बचाए। जो हाँ। लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं वो इनमें आपस में ही न छिड़ जाए। अच्छा, 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। हाँ, एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव,
वाह। पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, हाँ क्योंकि शुरू में यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया हाँ तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। हाँ पर हाँ कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया हाँ, कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। क्या बात है। हाँ पूरा मंच बन गया था बंकर, हाँ। सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। और हम्म। एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, हाँ। मिसाइलों के युग में तलवार। पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। हाँ बोले कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाऊंगा। हाँ। अच्छा, एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे। बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, ए मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। हाँ मैं चौंका, मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार हाँ 400 साल पुरानी। हाँ। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मर ही जाए। अच्छा। फिर। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया, एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। हाँ अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, हाँ। एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, हम्म। और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, हम्म। सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति पर ध्यान चाहता हूँ, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, हम्म। जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश है। हाँ इसे इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए था। हाँ वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर बहुत बढ़िया बात कही। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे हाँ क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। हाँ। वाह। अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बह रहा है। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले, वाह। इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। वाह। और इस अगली पंक्ति पर ध्यान चाहता हूँ, पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है हाँ तो पाकिस्तान तक कैसे जाएगी। तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएगी। वीर रस का अब जो कवि आया, रंजीत भाई, होगा करीब 15 किलो का। हाँ। हाँ जी, इतना तो बता रहा हूँ, जब भयंकर सर्दियों का मौसम, अच्छा। 5-6 किलो तो कपड़े ही पहन रखे थे। हाँ मैंने मैंने तो अपने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये वीर रस का कवि इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया। वो हाँ बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फूकता ही रहता है। हाँ हाँ। इतना नुकसान ये अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर रखा। क्या बात है। वाह। अच्छा, इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, हम्म। आप लोग दृश्य का आनंद लेना, तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, हाय हाय हाय। भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ता है। अच्छा। मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। हम्म। अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। क्या बात है। माई के डंडे की ओट पे आ गए। जी। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। जी। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ। जी। अच्छा, कुछ खत्ती लोग भी बैठे होते हैं श्रोताओं में। जी। एक अपने घर गया, दूरबीन लेके आ गया, हाँ उससे देखते हुए बोला, बाप रे, हाँ ये कवि खड़ा है उसका एक्सरे। हाँ अचानक वो कवि, और इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा, अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। हाँ एक श्रोता बोला, इसे जूता सुंघाओ। हाँ दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा हाँ। बोला, तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में है।
हाँ, और रंजीत भाई, वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया। जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था, उतना ही मैं इससे पीछे हटता जा रहा था। आज ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रमशः लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। हाँ, और अगली पंक्ति पे ध्यान चाहूंगा, और 1 घंटे में श्रोताओं में पैदा ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर अरे बाप रे, मंच से ही। लिया। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हों। अच्छा, अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा। हाँ, 5 कवि का अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। वो मेरा दोस्त निकला, मंच से उतर के मेरे पास आया। उससे बोला, यार अजनबी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर, मैं झंडा कहाँ फहराऊं? हाँ, एक भी शहर नहीं छोड़ा। एक भी शहर नहीं छोड़ा, मैं झंडा कहाँ फहराऊं? अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं थे। मैं झंडा कहाँ फहराऊं? मैंने कहा, यार फिर झंडा कहाँ फहराऊं? फिर तू ऐसा कर, जा झंडा लेकर और आगे निकल जा, और ऐसा कर सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। बोला, नहीं यार, अफगानिस्तान पे तो अमेरिका बम फेंक रहा। मैंने कहा, फिर उसके आगे ईरान है, वहां तेहरान निकल जा। हाँ, तेरा क्या जा रहा, वहां फहरा दे। वो बोला तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहां बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क। रंजीत भाई, एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजा दो। उसके आगे सीरिया है, वहां दमिश्क तक में झंडा फहरा दूं? पर यार, शहर दमिश्क, ऐसे नाम पे श्रोता ताली नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा, फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत मैं, अच्छा, एक दो छोटी छोटी सी कविताएं सुना देता हूँ। जी 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 जी, सुना दे। कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा, कहाँ? बोला, आत्महत्या करने। मैंने कहा, इतनी सी बात? तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता। क्या बात है। मैंने कहा, इतनी सी बात? तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला, बस बस, रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए। आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। क्या बात है। एक और छोटी सी कविता इसी गोत्र की। जी जी। हमारे एक मित्र ने एक दिन हमसे कहा, अजनबी जी, किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताजा ताजा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा, भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है? वह बोला, यार बात दरअसल ये है, मुझे अपना मकान खाली करवाना। अच्छा। तो हमारी कविताओं का यह दुरुपयोग भी या सदुपयोग भी हो सकता है। अच्छा। मैं ध्यान, कभी कोई ऐसा काम पड़ जाए तो मुझे बुलवा सकते हैं। बुलवा सकते हैं।